जौहर सलीम साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि आज तारीख़ साज दिन है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। क्या समझते हैं आप कि इतनी बड़ी जंग इस वक्त चल रही है जिसने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये बदकिस्मती से तीसरी आलमी जंग भी बन सकती है, तो ऐसे में पाकिस्तान का किरदार इसको यकीनन पूरी दुनिया ही याद रखेगी। जब भी इस जंग का जिक्र होगा तो पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिवली देखा जाएगा। क्या समझते हैं कि आज कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई अच्छी खबर सुनने को हमें मिल सकती है, या फिर ये मुज़ाकरात का बिल्कुल इब्तदाई मरहला है, अभी हमें अच्छी खबर सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, दुनिया को एक वो जो है ना एज ऑफ अपोकलिप्स जो है तबाही के दहाने से जो है वापस लेके आए उस तरफ जहां पे के एक कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन है। तो वो उस लिहाज से देखें पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा मैसिव डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जिसकी पूरी दुनिया में सिताइश हो रही है, उसमें तो कोई शक नहीं। अब देखिए, इस पे आते हैं कि अभी क्या होगा। तो ये बहुत ही खुशाइंद है कि ईरानियन डेलीगेशन ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो इसलिए कि देखिए उन्होंने आने से पहले ही एकदम कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया था कि जी अनलेस के हमारे वो एसेट्स जो है ना जो वो में वो रिलीज नहीं होंगे, और अगर जो है ना उससे पहले आप जो है ये नहीं करेंगे तो फिर हम शायद नहीं आएंगे। तो वो उससे एकदम बड़ा, और सब वो लेबनान की बात भी उन्होंने की थी कि वहां पे बॉम्बिंग अगर आप इसराइल बंद नहीं करेगा तो फिर हम मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। तो उससे एक बहुत ही ज़ाहिर है कि मसला पड़ गया था। लेकिन मुझे उम्मीद थी और वही हुआ कि वो जो है वो बिल्कुल आएंगे इस्लामाबाद, और वो पहुंच गए ऑलरेडी। तो और वो अहम है, और जेडी वैंस जो है वो भी जाहिर है कि इस वक्त शायद सफर में ही है और इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तो मुज़ाकरात तो इंशाल्लाह शुरू होने जा रहे हैं। और ये मुज़ाकरात जो है, बिकॉज दोनों साइड्स जो डेलीगेशंस की अगर कॉम्पोजिशन देखें तो वो बहुत अहम है। एक तरफ ये बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर हैं, ये ईरान के सिस्टम में स्पीकर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं होता, उसकी अमलदारी वो बहुत ही ज्यादा अहम होता है उस पूरे दुरुस्त। सिस्टम में। इससे पहले हम जो ईरान में आप देखें, रफसंजानी स्पीकर रहे हैं, अली लारिजानी स्पीकर रहे हैं। तो स्पीकर जो होता है वो अब शख्स होता है जिसपे एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा इत्मीनान होता है, इत्मीनान होता है। सुप्रीम लीडर का भी। और जो है ना वो जो एक बिल्कुल बाख्तियार होता है उस लिहाज से, अगर उनको मुज़ाकरात के लिए भेजा गया है तो उनके पास वो अथॉरिटी भी है कि वो जो है ना गिव एंड टेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर अमेरिकन साइड से देखें तो ठीक है, स्टीव विटकॉफ भी हैं, जेरेड कुशनर भी हैं। स्टीव विटकॉफ जो है वो बहुत ही उनको इत्मीनान हासिल है प्रेसिडेंट ट्रंप का। इसी तरह जो है जो जेरेड कुशनर हैं वो तो उनके दामाद हैं अपने, तो जाहिर है उनके बहुत ही दोनों इत्मीनान के लोग हैं। पर साथ ही साथ जेडी वैंस भी है। जेडी वैंस का होना बहुत अहम इसलिए है कि देखिए मेरी मेरी इतला के मुताबिक ये जो है ना इंसिस्टेंस थी ईरानियन साइड की कि जेडी वैंस है वो लीड करे। अच्छा। जी आपके 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 टेक्नीशियंस बीच में कुछ बोल रहे हैं, उससे जो है ना हम इनको इसको चेक कर लेते हैं। हम आप जौहर सलीम साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी तो तो उसमें जो अहम चीज जिस तरह मैं कह रहा था कि जेडी वैंस जो है वो ईरान की इंसिस्टेंस थी कि जेडी वैंस इसको लीड करें इस अच्छा। डेलीगेशन को। तो उसकी वजह ये थी कि जेडी वैंस ने इस जंग की मुखालफत की थी। वाहिद शख्स थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने भी उन्होंने मुखालफत की थी इस जंग की। वो इसके हामी नहीं है, वो अमन के हामी है। वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ऑफ रैम्प जाए अमेरिका इस जंग से। और साथ ही साथ देखिए उनको अथॉरिटी भी है। और फिर तीसरी चीज जो अहम है कि जेडी वैंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे रिपब्लिकन अच्छा। पार्टी के। ट्रेडिशनली देखें वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, एक जो रूलिंग पार्ट जो जब एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो हमेशा जो उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है अनलेस कि वो खुद विड्रॉ कर जाए, वो नॉर्मली नॉमिनेट हो जाता है। और वो अभी यंग भी हैं, पॉपुलर भी हैं। तो इस वक्त भी रायामा के सर्वे में उनको सबसे ज्यादा प्रोबेबल कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए। जी। तो वो भी है उनका। फिर साथ ही साथ ये भी है कि देखें ये जेडी वैंस जो है ना उनकी इन्होंने किताब एक लिखी थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, हिलबिली एलिजी के नाम से। उस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। तो उनके बचपन बड़े मुश्किलात में गुजरा। वालदा एक ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन उसके बाद वो जो है ना फिर भी वहां से वो येल यूनिवर्सिटी जैसी आला दरसगाह तक पहुंचे, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई फिर वो जो उनकी अहलिया हैं जो इंडियन नजात हैं।
तो उनकी जो पूरी लाइफ है उसमें ये चीज है कि वो बहुत ही रेजिलियंट है। और साथ ही साथ उनका जो ये पर्सनालिटी का खासा भी है कि वो अमन पसंद है। तो बड़ी इस वजह से मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने बात की है जौहर सलीम साहब, ये जो कॉम्पोजिशन है और इसके अंदर खासकर जो जेडी वेंस का किरदार है, जिस तरह से आपने बात की कि ईरान के इंसिस्ट करने पर इनको शामिल किया गया, और दूसरा इनकी बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, जंग नहीं अमन चाहते हैं। इसी कॉम्पोजिशन के ऊपर आपसे मजीद भी बात करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। जौहर सलीम साहब, सवाल आपसे ही है, आपने ये जो बात की है दोनों तरफ से जो वफूद शामिल हो रहे हैं उसमें जेडी वेंस के किरदार के ऊपर, क्या आप समझते हैं कि ये वफ्द वापस जाकर मुज़ाकरात के हवाले से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से अपनी अपनी क़यादत को अग्री करने में कितना रोल अदा कर सकता है और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, ये भी इसके ऊपर भी आप थोड़ी बात कीजिए। जी देखें, जो भी ये यहाँ पे एग्री करेंगे उनको उसको कॉन्सेंट हासिल होगा इनकी हुकूमतों का, क्योंकि जाहिर है कि अपनी हुकूमतों से राब्ता तो ये जो है ना वो इनका तो बिल्कुल थ्रू आउट होता है। पहले भी ये बात आ रहे हैं, इनको एक ब्रीफ दिया जाता है कि देखें जी यहाँ तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं, दोनों साइड्स के पास ये होगा। और फिर ये साथ ही साथ ये होता है कि अगर उससे ज्यादा करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर टेलीफोन के जरिए मुख्तलिफ जो मीन्स होते हैं, आजकल तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है, एकदम वो दोबारा से डायरेक्शंस ले सकते हैं। तो जो भी एग्री यहाँ पे कर जाएंगे उसके बाद वो मसला नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, ये बात कही जा रही है कि अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट होता है जिसमें ईरान फिर बाद में चाहता है कि जी वो एग्रीमेंट जो है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी किसी करारदाद के जरिए उसको जो है ना उसको सैंक्टिटी दी जाए, वो एक अलग बात है। अब या कोई ऐसी चीज हो कि वो कहें कि जी रेटिफाई हम करेंगे, लेकिन जो भी एग्री करेंगे वो बिल्कुल वहां पे ये समझ लें कि उसको ऑलरेडी जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उनके मुल्क में उसकी अप्रूवल ऑलरेडी होगी, उसके बगैर वो अग्री कभी नहीं कर सकते कोई चीज। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और ये फिर इसलिए बड़ा हाई पावर डेलीगेशन है दोनों साइड से, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही मानीखेज होंगे ये मुज़ाकरात, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और इंशाल्लाह जो है ना कामयाब भी होंगे, मुस्बत, क्योंकि दोनों साइड से एक मुस्बत रवैया है दोनों साइड से, और दोनों साइड्स का सूट भी ये करता है। देखें, एक दोनों साइड से एक लूज लूज सिचुएशन में थी, में उसमें कोई शक ही नहीं है। तो उस लूज लूज सिचुएशन से एक विन विन सिचुएशन में आना है उनको, और वो विन विन सिचुएशन सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो विन विन सिचुएशन इस खत्ते के लिए भी है, मशरिक वस्ता के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए होगी। पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं इन मुज़ाकरात पे इस वक्त। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। जौहर सलीम साहब साथ ही रहिएगा, और ये बड़ी अहम आपने नुक्ता उठाया कि दोनों ही ममालिक को इस वक्त इस जंग से निकलने की ज़रूरत है और दोनों ही लूज़ लूज़ पोजीशन में हैं और उनको विन विन पोजीशन चाहिए है। तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल है कि किसी भी जंग का ख़ात्मा किया जा सके या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा किया जा सके, किसी तनाज़े का हल निकाला जा सके। जौहर सलीम साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ।